हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई एक बार फिर मोदी के साथ दोस्ती। चीन, कनाडा और मैक्सिको को दे दिया टैरिफ का तगड़ा झटका, लेकिन लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। जी हां दोस्तों, बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पेश कर दिया दोस्ती की बड़ी मिसाल। बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको, वहीं बताएंगे कांगो में सेना और M23 विद्रोहियों में बड़ा ही खूनी संघर्ष, चारों तरफ लाशें ही लाशें। अब तक 773 की मौत, जिसके बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दिया भारतीयों के लिए, कह दिया है तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं नेतन्याहू। बताएंगे क्या रहने वाली है इन दोनों देश के बीच में बातचीत। तो वहीं पाकिस्तान से हाथ मिलाते ही बांग्लादेश में हुआ ब्लैकआउट, अब किससे भीख मांगेगी यूनुस सरकार। तो वहीं इस दिन किसानों के खाते में आएंगी 19वीं किस्त, किसको मिलेगा लाभ और किसे नहीं, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का निरंतर समर्थन करते और मानते कि भारत महान के साथ साथ जल्द ही सुपर पावर कंट्री बनने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पेश कर दी दोस्ती की मिसाल। नए टैरिफ सेट में नहीं लिया भारत का नाम, चीन, कनाडा और मैक्सिको को दिया टैरिफ का तगड़ा झटका, लेकिन मोदी के साथ भारत के साथ निभाई दोस्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है, जो शनिवार शाम से लागू हो गया। इस फैसले के साथ अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है, जो आगे अन्य देशों तक भी फैल सकता है। कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क बढ़ाया गया। हालांकि कनाडा से आयातित तेल पर सिर्फ 10% ही शुल्क लगेगा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोस्ती की मिसाल पेश कर दी है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों, ट्रंप ने नए टैरिफ सेट में भारत का नाम नहीं लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिकी व्यापार घाटे में सबसे ऊपर योगदान करता है, जबकि अपना भारत कम योगदान करता है। उसके बावजूद भी, या यूं कह सकते हैं कि 9वां सबसे बड़ा योगदान करता है अपना भारत। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत की आयात शुल्क नीति समय के साथ आगे बढ़ी है, जिसने घरेलू उद्देश्यों को वैश्विक आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता के साथ प्रभावी रूप से संतुलित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी शुल्क नीतियां विश्व व्यापार संगठन, बोले तो WTO के नियमों और विनियमों के अनुरूप हो। समय के साथ भारत ने शुल्कों को और अधिक उचित बनाने और उलझे हुए शुल्क संरचनाओं को ठीक करने के कई प्रयास किए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह भारत के प्रति कदम वाकई में बहुत ज्यादा फेवर में दिखाई दे रहा है, जो कि हर भारतीयों के लिए बड़ा ही गर्व का मूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों पर सिर्फ टैरिफ ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उनको चेतावनी तक दे दी। कनाडा को लेकर कहा कि बिना सब्सिडी मिट जाएगा कनाडा का अस्तित्व। अवैध कनाडाई दवाओं से देश में फैली है बीमारी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के समर्थन के बिना कनाडा अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका कनाडा को सब्सिडी देता है। इस दौरान ट्रंप ने आरोप लगाया कि अवैध ओपीओडी और अन्य दवाओं की सप्लाई हो रही है, जिसमें कनाडा सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे अमेरिका में लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा इन दवाओं को रोकने में सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, भारत के प्रति दिखाए जाने वाले इस प्रेम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। वहीं बता दें, कांगो में सेना और M23 विद्रोहियों में बड़ा ही खूनी संघर्ष, चारों तरफ लाशें ही लाशें, जिसके बाद भारतीयों को सुरक्षित जगह जाने की विदेश मंत्रालय ने दे दी सलाह। दोस्तों, इमरजेंसी प्लान तैयार रखने का दिया निर्देश। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी सलाह में कहा गया है कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि M23 वुकाबू से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हम एक बार फिर वुकाबू में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे हवाई अड्डे, सीमाएं और वाणिज्यिक मार्ग अभी भी खुले हैं, इसीलिए जो भी साधन उपलब्ध हो तुरंत के तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। हम वुकाबू की यात्रा न करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा और उसके आसपास के इलाकों में रवांडा समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में एक सप्ताह में 773 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। कांगो के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका के लिए रवाना हुए नेतन्याहू, हमास, ईरान और मिडल ईस्ट में शांति पर हो सकती है बात। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। वो पहले ऐसे विदेशी नेता है जिनसे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली मुलाकात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने रवाना होने से पहले बताया कि ट्रंप के साथ वो हमास पर जीत, ईरान को काउंटर करने की रणनीति, राजनयिक संबंधों और अरब मुल्कों में दोनों देशों की साझा रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही इजराइल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के संबंध में सीज फायर पर समझौता किया। अब जबकि नेतन्याहू वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए हैं, तब
अब तक 18 बंधकों की रिहाई हुई है। इसके बदले में इजराइल भी कमोबेश 100 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। जी हाँ, वॉशिंगटन के लिए रविवार को अपनी रवानगी से पहले नेतन्याहू ने एक बयान में बताया कि हमास पर जीत, हमारे सभी बंधकों की रिहाई और ईरानी आतंकवादी धुरी से उसके सभी घटकों में निपटने पर चर्चा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, आखिर अब किससे भीख मांगेगी यूनुस सरकार? पाकिस्तान से हाथ मिलाते ही बांग्लादेश में हुआ ब्लैकआउट। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से देश में शांति की उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले साल के विद्रोह में सैकड़ों लोगों की हताहतियां हुई और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त में भारत में शरण लेनी पड़ी। आज पाकिस्तान से हाथ मिलाते यूनुस की किस्मत में नया उलटफेर हो गया है और बांग्लादेश एक बड़े बिजली संकट के कगार पर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी पर विभिन्न बिजली उत्पादकों यानी आईपीपी और पेट्रो बांग्ला को बिजली व गैस खरीद के लिए कुल 43,473 करोड़ टका का बकाया है। इस राशि में से भारतीय अडानी समूह को 10,309 करोड़ टका देने हैं, स्थानीय आईपीपीज को लगभग 16,000 करोड़ टका देने हैं। साथ ही जॉइंट वेंचर बिजली संयंत्र बोले तो पायरा और रामपाल सहित 10,000 करोड़ टका और पेट्रो बांग्ला को 7,164 करोड़ टका का भुगतान बाकी है। दोस्तों, इस बिजली की कमी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और आम जनता पर पड़ रहा है। जब बिजली आपूर्ति में लगातार कमी हो रही है तो घरेलू उत्पादन और नागरिक जीवन प्रभावित हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सहयोग बढ़ाने की नीति के तहत यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। पाकिस्तान के साथ समझौते के बावजूद बांग्लादेश अब अपनी मौजूदा आंतरिक समस्याओं, खासकर बिजली के क्षेत्र में झेल रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार आर्थिक प्रबंधन में असमर्थ और देश अंधकार में डूबने के कगार पर है। दोस्तों, वहीं बता दें, इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस सरकार ने उगला जहर शेख हसीना को लेकर बता दिया शेख हसीना बांग्लादेश की कसाई है और कह दिया कि अपने देश में वापस लाकर उस पर मुकदमा चलाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश की कसाई बताया। शफीकुल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का काम उन्हें ढाका वापस लाना है और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाना है। शफीकुल ने रविवार को कहा कि अंतरिम सरकार की मुख्य जिम्मेदारियों में से 1 जुलाई में बड़े पैमाने पर विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाना है। उसने एक लंबी पोस्ट किया जो आप देख पा रहे हैं। उसमें लिखा कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश अवामी लीग, उसके समर्थकों और उसके गुर्गों को नरसंहार, हजारों न्यायोत्तर हत्याओं, जबरन गायब किए जाने और सैकड़ों अरबों डॉलर की लूट के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। उसने कहा कि शेख हसीना दुनिया की सबसे क्रूर और भ्रष्ट तानाशाहों में से एक है और मैं लोगों को ये याद दिलाने में संकोच नहीं करूंगा कि वो किस तरह की हत्यारी थी। उसने दोस्तों शेख हसीना को बांग्लादेश की कसाई बता दिया। ऐसे में उसका कहना है कि वो बांग्लादेश में वापस ला करके शेख हसीना पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध में भेड़ बकरियों की तरह मर रही है किम जोंग उनकी ज़ोंबी आर्मी। दुश्मनों को भी आ रहा है उस पर तरस। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ लड़ने के लिए भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की स्थिति चिंताजनक बनकर उभर रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिक अब लड़ाई के मैदान में इतने असहाय हो गए हैं कि उन्हें देखकर यूक्रेनी अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि इन सैनिकों को मानो भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए भेज दिया गया हो और उनकी ट्रेनिंग व युद्ध क्षमता में काफी कमी है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने लगभग 11,000 सैनिक भेजे हैं। इन सैनिकों में से अब तक 4,000 से अधिक को हताहत बताया गया है, जिसमें 1,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं और 3,000 से अधिक घायल होकर अपंग बन गए हैं। जी हाँ, यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इन सैनिकों को उन रूसी अधिकारियों के आदेश मानने पड़ते हैं जिनकी भाषा वे समझते नहीं हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, इतना ही नहीं, रशिया ने यूक्रेन पर 40 मिसाइल और 123 ड्रोन से किया बड़ा हमला। अब तक 19 लोगों की मौत की खबर। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शनिवार को रशिया ने रात भर यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछारें की हैं, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। इन हमलों में दर्जनों आवासीय इमारतों के साथ साथ देश भर के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की राह पर सीरिया के नए किंग गोलानी ईरान और रशिया को 440 वोल्ट का दिया तगड़ा झटका। कैसे बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की गद्दी संभालने के बाद ऐलान किया था कि वे पहला विदेशी दौरा सऊदी अरबिया की करेंगे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कीमत चुकाने की बात कही। ट्रंप के कहने का मतलब बड़े निवेश से था। 2017 में भी पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने पहला विदेशी दौरा सऊदी अरबिया ही किया था। ट्रंप की राह पर सीरिया के नए किंग अहमद अल शरा उर्फ गोलानी ने भी सऊदी अरबिया ही पहला विदेशी दौरा चुना है। बशर अल असद सरकार के पतन के बाद सीरिया में नई सरकार के सर्वे सर्वा गोलानी रविवार को पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरबिया पहुंचे। सीरिया का यह दौरा ईरान और रशिया के लिए तगड़ा झटका है। जी हां, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के सऊदी अरबिया दौरे ने ईरान और रशिया को बेचैन कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरिया और ईरान की वर्षों पुरानी दोस्ती रही है।
असद सरकार के वक्त सीरिया के ईरान और रशिया से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सीरिया ने ईरान की जगह पहला विदेश दौरा सऊदी अरबिया का चुना। सीरिया का यह कदम उसके क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव का संकेत देता है। दोस्तों नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के लिए परमाणु मिसाइल तकनीक तस्करी मामले में दिलचस्प मोड़, सिंध हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, भारत ने किया था बड़ा खुलासा। दरअसल क्या है मुद्दा बता दें, बीते साल की शुरुआत में भारत ने चीनी बंदरगाह से कराची जा रहे कार्गो शिप को जब्त कर लिया था। इस कार्गो शिप को कमर्शियल सामान के लिए बुक किया गया था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के लिए सामान जा रहा था। लगभग एक साल बाद इस मामले में पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। कार्गो शिप से सामान को आयात करने वाली कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग ने शिपिंग कंपनी से हर जाने की मांग की है। बीते साल 23 जनवरी को चीन से पाकिस्तान जाने वाले जहाज CMA CGM अट्टिल्ला को मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर रोका गया था। समाचार एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो DRDO की एक टीम ने खेप की जांच की, जिसमें एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बोले तो CNC मशीन शामिल थी। टीम ने मशीन के पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में संभावित उपयोग की पुष्टि की है। दोस्तों सिंध हाईकोर्ट में दायर याचिका में माल को पकड़े जाने के लिए शिपिंग कंपनी पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। दावे में कहा गया कि आयातित माल को भारतीय अधिकारियों ने शिपिंग कंपनी की अक्षमता के कारण मुंबई बंदरगाह पर जब्त कर लिया। वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू ने एयाल जामिर को सेना प्रमुख बनाया है। 6 मार्च को पद संभालेंगे। सेना से मेजर जनरल के तौर पर रिटायर्ड हुए थे। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने रिटायर्ड जनरल एयाल जामिर को IDF का नया चीफ बनाया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को रिटायर्ड मेजर जनरल एयाल जामिर को इजराइल के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया है। इससे पहले पूर्व आर्मी चीफ ने पिछले महीने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में फेल रहने की जिम्मेदारी ली थी। नेतन्याहू के कार्यकाल में एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने आज शाम मेजर जनरल एयाल जामिर को इजरायली सेना के अगले चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं बता दें, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका को सराहा। जी हाँ, क्या कहा बता दें, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशातिले ने बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के बहुसांस्कृतिक केंद्र और मंदिर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान मशातिले ने कहा कि BAPS के सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय लोकाचार उबुंटू से मिलते जुलते हैं। मशातिले ने स्थानीय हिंदू समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका पर विचार करना चाहिए। इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्य समृद्ध है और इसने हमारे विविधता पूर्ण समाज के सामाजिक ताने बाने को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने BAPS और दक्षिण अफ्रीकी लोकाचार के बीच समानताएं रेखांकित करने का प्रयास किया। तो वहीं बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पनामा दौरा, नहर पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों में टकराव। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को पनामा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनकी ये पहली विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ाया है और पनामा नहर को फिर से अमेरिका को सौंपने की मांग की है। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इन दोनों देशों ने जवाब में अमेरिका से आयात पर शुल्क लगाने की बात कही है। हालांकि इसके विपरीत रूबियो ने वार्ता के लिए एक शांतिपूर्ण और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से बातचीत के बाद रूबियो की एक ऊर्जा संयंत्र और फिर पनामा नहर का दौरा करने की योजना है, जो ट्रंप के लिए गहरी रुचि का विषय है। मुलिनो ने कहा कि पनामा नहर के स्वामित्व को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी और ट्रंप की योजना के खिलाफ पनामा के कुछ नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूबियो यात्रा में प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने जैसे साझा हितों पर फोकस करेगी। वहीं बता दें, सोमालिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने कहा जो कहा था कर दिखाया। ISIS ठिकानों को खाक करने की प्रॉमिस की थी तो खाक करके दिखाया। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो वाकई में कर दिखाया है। दोस्तों अमेरिका ने सोमालिया में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और ISIS के ठिकाने को तबाह कर डाला। सुबह गोलिस के पर्वतों के ऊपर अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट पहुंचे और जबरदस्त बमबारी की, जिसमें वहां मौजूद ISIS का लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से खाक में मिला डाला। इस हमले में कई IS आतंकी मारे गए, जिसके बाद ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि ये हत्यारे जिन्हें हमने गुफाओं में छिपे हुए पाया, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए खतरा था। हमलों में उन गुफाओं को नष्ट कर दिया गया जिनमें वो रहते थे और नागरिकों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। विशेष अभियान को अंजाम दिया गया और जो मैंने वादा किया वो करके दिखाया। दोस्तों वहीं बता दें, दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर अपना भारत पाकिस्तान फिसलकर 12वें पर पहुंचा। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है। पाकिस्तान पिछले साल यानी 2024
2024 में 9वें स्थान पर था, जो फिसलकर 12वें नंबर पर पहुंच गया। इसके साथ ही पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन 60 से ज्यादा मापदंडों के आधार पर करता है। इनमें सैन्य इकाइयां, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी प्रगति शामिल है। तो वहाँ आपको बता दें, बोर्डिंग स्कूल पर हुआ घातक हमला, रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको भी पहले बताया कि रशिया और यूक्रेन में फिर हमले हुए हैं। युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में एक स्कूल को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि रशिया में कुजर्क क्षेत्र के सुदजा शहर में एक बोर्डिंग स्कूल पर घातक हमले के लिए यूक्रेन और रशिया ने एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। यह शहर पिछले 5 महीने से यूक्रेन के नियंत्रण में है। रशिया कह रहा है कि इस स्कूल पर हमला यूक्रेन ने करवाया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने जानबूझकर यह हमला अपने देश के स्कूल पर करवाया है, जिससे कि यूक्रेन को बदनाम किया जा सके। वहीं बता दें, भारत ने फिर एक बार की बांग्लादेश की बहुत बड़ी मदद, 16,000 टन चावल की दूसरी खेप भेज दी ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच भले ही रिश्तों में तल्खी आ गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच व्यापार जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पड़ोसी देश को 16,400 टन चावल पानी के रास्ते भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडिया द्वारा भेजी गई चावल की दूसरी खेप है, जो शनिवार को मोंगला बंदरगाह पर पहुंचा। जी हाँ, तो वहीं बता दें, सऊदी अरबिया में विदेशियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई, 10,000 को भेजा वापस, 21,000 से ज्यादा हुए गिरफ्तार। जी हाँ, किस देश के सबसे ज्यादा बता दें, सऊदी अरबिया ने प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई की। सऊदी की एजेंसियों ने एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा विदेशी लोगों को देश से निकाला। यह कार्रवाई रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर नियम तोड़ने के आरोप में की गई है। सऊदी के गृह मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में कई जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाते हुए यह कार्रवाई की गई है। इसमें 21,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इनमें करीब 14,000 लोग रेजिडेंसी नियम तोड़ने के दोषी पाए गए हैं। 4600 लोगों ने बॉर्डर सुरक्षा नियम तोड़े थे। वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों ने लेबर कानून तोड़े हैं। जी हाँ, गल्फ न्यूज के मुताबिक सऊदी गृह मंत्रालय ने बताया कि 27,000 लोगों को उनके देश के दूतावास भेज दिया गया है। ये लोग अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेंगे और वापस अपने देश चले जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान 1477 लोग यानी 1477 पीपल गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरबिया में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें 41% यमन के लोग, 55% इथियोपिया के और बाकी दूसरे देशों से हैं। वहीं 90 लोग देश से गैर कानूनी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। वहीं बता दें, भारत ने फिर तोड़ा साउथ अफ्रीका का ख्वाब, इस बार छीन लिया अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब। दोस्तों, लगभग 2 सप्ताह के रोमांचक मुकाबलों के बाद अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन मिल गया। इस बार टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला गया। दोनों टीमों का आमना सामना मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बेयू मास ओवल स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने काफी आसानी से जीत अपने नाम की और खिताब पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में इंडियन वुमेन टीम को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं बता दें, दिल्ली में आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, बुधवार को मतदान। दोस्तों, चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। दिल्ली के चुनावी रण में 699 उम्मीदवार है। 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को बूथ परिसरों में आसानी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के मुताबिक केंद्र स्थापित करेंगे। सोमवार से कर्मी मतदान केंद्र तक पहुंचने लगेंगे। 70 विधानसभा सीटों में से नई दिल्ली में 23 व जनकपुरी में 16 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के दिन 2-2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। उधर दिल्ली के अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। एम्स और सफदरजंग का बजट बढ़ा दिया। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बजट में राजधानी के अस्पतालों के लिए खजाना खोल दिया। दिल्ली में केंद्र सरकार के 5 प्रमुख अस्पताल है। इनमें राम मनोहर लोहिया को छोड़कर बाकी सभी अस्पतालों के बजट में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने दिल्ली एम्स का बजट 677 करोड़ बढ़ा दिया है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का बजट 5,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं बता दें, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए यूपी सरकार का ऑपरेशन 11 महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल को लेकर बनाया स्पेशल प्लान। दोस्तों, महाकुंभ में वसंत पंचमी का अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश पर यह योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। सबसे खास बात यह है कि त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जा रहे हैं, जहां वरिष्ठ अधिकारी भी टीम के साथ तैनात रहेंगे। बैरिकेडिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मिल्कीपुर में सीएम योगी जी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना कहा। राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ हो, समाजवादी पार्टी के सभी ट्वीट्स हमेशा से विरोध में ही आए हैं। जी हां, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को चुनावी जनसभा की। चुनावी जनसभा में सीएम योगी जी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ, सपा के सभी ट्वीट्स हमेशा से विरोध में ही आए हैं। वर्षों बाद अयोध्या में रामलला
विराजमान हुए हैं, मगर तब भी सपा ने इसका विरोध किया था। इसके सभी ट्वीट्स सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के विरोध में भी आए हैं। अभी तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी, जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को हुआ ब्रेन हेमरेज, हालत है उनकी गंभीर। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब शाम 7 बजे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आचार्य सत्येंद्र दास को अयोध्या के श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हायर सेंटर रेफर किया गया। उसी दौरान शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल सिटी न्यूरो केयर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया। सिटी स्कैन के बाद बताया गया कि लगभग 17 जगह पर ब्लड की क्लॉटिंग हुई और सीवियर ब्रेन हेमरेज हुआ है। ऐसे में दोस्तों कामना जरूर करिएगा आप लोग कि वो गेट वेल सून हो जाए। तो वहीं आपको बता दें, इसी दिन आएगी किसानों के खाते में 19वीं किस्त, किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं, बता दें। केंद्र सरकार देश में गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में साल 2019 में भारत सरकार ने किसानों के लिए बेहद ही एक शानदार योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार हर साल आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 6,000 रूपए प्रदान करती है। पिछले साल 5 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। 18वीं किस्त जारी करते हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस कारण देश भर के करोड़ों किसान अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत सरकार इस योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी करेगी। जी हाँ, वहीं देश में कई किसान ऐसे भी हैं जो गलत ढंग से इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार इन किसानों के प्रति काफी सख्त है। इस कारण योजना में सरकार ने ई-केवाईसी और भू लेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वे किसान जिन्होंने इन दोनों जरूरी कार्यों को नहीं कराया, उनको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जिन किसानों ने ये दोनों जरूरी कार्य करवा लिए हैं, उनके खाते में अगली किस्त के पैसे अवश्य आएंगे। तो वहीं आपको बता दें, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर। इस तारीख से खुलने जा रहा है बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर रविवार को टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में गणेश पूजन के साथ विश्व प्रसिद्ध धाम भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक शुभ लग्न के मुताबिक मंदिर के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राज दरबार से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा के भी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।